चैप्टर 4 साधारण अपवाद की बातचीत करें तो बेसिकली ये विधि के एक नियम कहलाते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ तथ्य और विधि की उपधारणाओं को बताया गया है, जिन मतलब कि कुछ उपधारणाएं, यानी कि उपधारणाएं मतलब देखो कि जैसे कि कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक कर्तव्य के पालन के दौरान उसने कुछ ऐसा कर दिया, मान लो लोक कर्तव्य के पालन के दौरान उसने गोली चला दी और अचानक किसी की डेथ हो जाए, तो चूंकि पब्लिक सर्वेंट है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है उसका, इसलिए उसको बचाव मिलेगा। एक जज है, उसके सामने जो साक्ष्य पेश किया गया, उस साक्ष्य के आधार पर उसने दो सिद्ध कर दी। अब मान लो दो सिद्धि गलत की, अब भाई उसके सामने जो साक्ष्य पेश किया गया उसके आधार पर दो सिद्ध की, अब वो साक्ष्य सही है गलत है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो ये वहां पर उसको बचाव मिलेगा। एक कोई व्यक्ति है, पागल है, पागलपन में उसने किसी गोली मार दी। अब पागलपन में गोली मारी यानी कि उसने कोई अपराध नहीं किया। 7 साल से कम एज का बच्चा है, उसने कोई अपराध कर दिया, उसने कोई अपराध नहीं किया। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए किसी के पेट को काट रहा है, हाथ को काट रहा है, पैरों को काट रहा है, तो अब वही है कि एक सामान्य व्यक्ति चाकू से यही काम करता है तो ये अपराध हो जाता है, लेकिन यही काम डॉक्टर करता है तो उसको बचाव मिलता है। तो ऐसे ही कुछ बचाव यहाँ पर बताए गए हैं आपका। और साथ में प्राइवेट डिफेंस, यानी कि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के तौर पर कोई कार्य करते हो, वहां पर बचाव मिलता है। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे बचाव इस पर्टिकुलर क्लॉज में यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये शुरुआती इंट्रोडक्शन, इतना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मेन मुद्दा जो ये अपवाद हैं आपके, इन अपवादों को आप दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। तो एक तरफ जो आपका अपवाद होते हैं, जैसे कि ये जो चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4, तो ये सेक्शन आपका 76 से 106 तक ये आपका चैप्टर 4 चलता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो, एक है क्षम्य योग्य कार्य और दूसरा है जस्टिफाइबल, ठीक है ना, न्यायोचित कार्य। क्षम्य योग्य कार्य और न्यायोचित कार्य, दो पार्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को, क्लियर आवाज आ रही है? आज फिर से नेट खराब हो गया है, पता नहीं नेट की क्या दिक्कत हो रही है, या कोई छेड़छाड़ कर रहा है, भगवान मालिक है। फिलहाल हम लोग परेशान है अभी इस समय नेट से, और हमें ऐसा लग रहा है कोई छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि बार बार नेट खराब हो रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा चला है, अचानक कोई छेड़छाड़ कर रहा है, क्या कर रहा है भगवान मालिक है, तार खींच अभी देता तक है, तो क्या क्लियर कर है। देता है। हाँ अभी तक क्लियर, क्लियर ठीक है है, चलो। सर। तो अब मोबाइल, अब ठीक है, दरवाजा खोल रखा है, मोबाइल नेटवर्क में ले रखा है, अब देखते हैं। पर ये कि ब्रॉडबैंड से नहीं चल रहा है। कल फिर से, आज सुबह आए तो नेट खराब था, यानी कल रात में फिर से किसी ने या तो छेड़छाड़ किया है। और एक ही चीज समझ में आता है, जब आते हैं बुलवाते हैं तो वहां से खंबे से जो तार है वो थोड़ा सा हिला रहता है, इसका मतलब कोई तार को पकड़ के हिला देता है। अरे पाओ, किसको मजा आ रहा है ये सब करने के, ठीक है ना। तो ठीक है, आप अड़ोसी पड़ोसी को किसी को दिक्कत होगी, देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कौन सी दिक्कत हो रही है। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात है कि क्षम्य योग्य यहाँ पे एक्सक्यूजेबल, तो दुराशय के अभाव के आधार पर। अब देखो, एक्सक्यूजेबल यानी कि जो आपका सेक्शन 76 से लेकर के 95 गए हैं, इसमें क्या अब्सेंट रहता है? मेंसरिया। क्या अब्सेंट रहता है? दुराशय। मेंसरिया यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए ये पर्टिकुलर जो अपराध होते हैं वो एक्सक्यूजेबल होते हैं, क्षम्य योग्य होते हैं। और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर, ठीक है ना। अब चूंकि देखो, सामाजिक सुरक्षा यानी कि हर व्यक्ति को पुलिस की मदद मिले, ये संभव नहीं है। और यदि किसी के साथ कोई अपराध हो रहा है तो अपना प्राइवेट डिफेंस प्रतिरक्षा कर सके, तो सामाजिक सुरक्षा के आधार पर आपका 96 से 10 तक में जो है, तो किसका अधिकार दिया गया है? आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ये जो आपके कह सकते हैं कि 76 से 95 तक के अपराध हैं, इनको मैंने ये यहाँ पे ऐसे 11 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 11 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल की बातचीत करते हैं तो 76 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल के संबंध में बातचीत करता है। फिर उसके बाद आपका न्यायिक कार्य जुडिशियल एक्ट 77 78 में न्यायिक कार्य जुडिशियल एक्ट के बारे में बातचीत करता है। दुर्घटना एक्सीडेंट धारा 80 में दुर्घटना के बारे में बातचीत करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। फिर आवश्यकता नेसेसिटी यानी कि धारा 81 में आवश्यकता के बारे में यहाँ पर बातचीत करता है। एक्ट ऑफ चाइल्ड, शिशु का कार्य, धारा 82 से लेकर के 83 तक में किसी बच्चे के द्वारा यदि कोई अपराध किया गया है, कैसे बचाव देंगे, कैसे नहीं देंगे, यहाँ पे बताया गया है। कोई पागल व्यक्ति के कार्य को 84
मत व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति नशे में है, उसके कार्य को बचाव दिया गया है 85-86 में। कोई सहमति पर कंसेंट यानी कि सहमति पर कोई कार्य किया गया है, वहां पर 87 से लेकर के 92 तक बचाव है। कोई सद्भाविक सूचना दी जा रही है, उसके लिए आपका 93 है। धमकी पर कोई कार्य करवाया जा रहा है 94, और छोटे मोटे काम को आधार को क्षम्य किया गया है 95। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसको क्लासिफाइड आप कर सकते हो सिंपल तरीके से, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज देखते हैं आपका जो तथ्य की भूल यानी कि 76-79। बेसिकली ये एक बहुत ही फेमस लैटिन सूत्र पर आधारित ये दोनों धाराएं हैं, जिसको सूत्र को बोलते हैं इग्नोरेंटिया फेसिड एक्सक्यूसेड, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉट एक्सक्यूसेड। इसका मतलब होता है कि तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है, परंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है, ठीक है ना। तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है, बाय मिस्टेक यदि आपने कोई कार्य कर दिया, वो अपराध है, तो वहां पे एक्सक्यूजेबल है, माफी दी जा सकती है। लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। आप किसी का मर्डर कर दो और आप कहो कि साहब मुझे तो नहीं पता था कि मर्डर में फांसी की सजा होगी, तो ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, आपको अपराध की सजा दी जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कैसे काम करता है 76? तो कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, एनी पर्सन बाउंडेबल बाय लॉ, कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, ठीक है ना, विधि द्वारा आबद्ध है या तथ्य की भूल की वजह से उसको लगता है कि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूं। दो बातें वहां पे देखो कहता है, या तो विधि द्वारा आबद्ध है या तथ्य की भूल की वजह से उसको लगता है कि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूं, ठीक है ना। तो विधि द्वारा आबद्ध है या तथ्य की भूल की वजह से अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानता है और उस सद्भावनापूर्वक विश्वास में कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है कि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूं और इसलिए मैं पर्टिकुलर कार्य कर सकता हूं, और बाद में सद्भावनापूर्वक कार्य करता है, तो फिर वहां पर इस धारा के तहत उसको बचाव दिया जाएगा। दो इलस्ट्रेशन यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। जैसे सीनियर ने आदेश दिया कि सामने वाले, मान लो कोई दंगाई लोग आ रहे हैं तो उनके ऊपर गोली चलाओ, और यहाँ पर गोली चलाई गई और किसी को मार दिया गया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सेक्शन 76 के तहत ये चीज आएगी और बचाव यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ओटी कहाँ बनता है, मुद्दे की बात मैं करूंगा। ओटी बनता है विधि द्वारा आबद्ध होने पर, तथ्य की भूल पर कोई कार्य करता है 76, और 79 विधि द्वारा न्यायानुमत, उसके जो हेडिंग में, हाँ, विधि द्वारा आबद्ध बाउंडेबल बाय लॉ और विधि द्वारा न्यायानुमत जस्टिफाइबल बाय लॉ, ठीक है ना। तो विधि द्वारा कोई आबद्ध है और तथ्य की भूल की वजह से, तो ये इस पे इसके हेडिंग में ओटी बनता है, इसके हेडिंग में ओटी बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो कोई विधि द्वारा आबद्ध है, तथ्य की भूल की वजह से कोई काम करता है जो अपराध होता है, तो ऐसी कंडीशन में 79, और विधि द्वारा कोई न्यायानुमत है और वो कोई अपराध करता है, तो ये आपका 79 यहाँ पे कहता है। इसमें इससे ज्यादा ओटी यहाँ पे नहीं बनता है, इसके एलिस्ट्रेशन में इतने ज्यादा ओटी, क्योंकि उसके आपका 76 के साथ दो एलिस्ट्रेशन है, दोनों को देख लो, सिंपल सिंपल से हैं कि विधि के समादेश के अधीन यदि वरिष्ठ के आदेश पर कोई भी पुलिस अधिकारी गोली चलाता है और किसी व्यक्ति को मार भीड़ पर गोली चलाता है, तो इसने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है ना। न्यायालय का एक कोई ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और गिरफ्तारी वारंट को लेकर के जाता है और किसी को गिरफ्तार करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसने गिरफ्तार किया वो आदमी नहीं है, कोई दूसरा था। तो चूंकि ये एक तरह से विधि द्वारा आबद्ध है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि उसको बचाव मिलेगा। ये दोनों इलस्ट्रेशन यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। इससे ज्यादा इनमें कुछ नहीं पढ़ना, ये लीडिंग केसेस वगैरह मैंने ये लिख रखे हैं, पर ये अभी मेरे एडीपीओ के लिए इतनी ज्यादा कोई डिटेलिंग जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये नोट्स थोड़ा सा सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, तो इसलिए है ना, थोड़ा समझने के लिए। बाकी इसमें बैरट ही देख लोगे तो ज्यादा सही है, ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि अपने पास समय भी इतना नहीं है बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने का, तो मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि बिल्कुल आप सीमित रहें और मेरी बात पर भरोसा रखें। अब जैसे आप आते हैं तो न्यायिक कार्य अगला है यहाँ पर, न्यायिक कार्य। तो मैं बेरट आपके सामने खुला हुआ है, तो काम की बातें करते हुए अपन चलते हैं। तो 77 और 78 दो धाराएं यहाँ पर न्यायिक कार्य में आपकी बातचीत करता है। देखो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश सरकार, तो सिंपल सा है, न्यायिक कार्य कोई भी न्यायाधीश है, जज है, वो न्यायिक कार्य कर रहा है, ठीक है ना, न्यायिक कार्य कर रहा है जज, और उस समय कह सकते हो कि
सम्यक सद्भावना पूर्वक और अधिकारिता के अंदर उसने यदि कोई कार्य किया है तो उसको यहाँ पर बचाव मिलेगा, ये 77 कहता है। इसी बात 78 क्या कहता है कि न्यायालय के निर्देश, भाई न्यायालय ने कोई निर्देश जारी किया है और न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, ठीक है ना, न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, जैसे न्यायालय का निर्देश क्या है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, न्यायालय ने यदि निर्देश दिया कि कह सकते हो कि यहाँ पर किसी सजा को भुगताने के लिए या कुछ भी निर्देश दिया, आप न्यायालय के निर्देश के अनुसार में किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, किसी को सजा भुगता रहे हो, किसी की संपत्ति पूरी कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं है, ठीक है ना। तो ये न्यायालय के निर्देश पर, इसमें बहुत पहले जैसे मान लो कि किसी को फांसी दी जा रही है, फांसी तो जज साहब देने के बाद चढ़ाते थोड़ी है, फांसी कौन चढ़ाता है, जो जल्लाद होता है वो चढ़ाता है। तो जल्लाद जो फांसी देता है उसको 78 का बचाव मिलता है, यानी कि न्यायालय के निर्देश पर जब आप किसी दंड का निष्पादन करते हो तो आपको 78 का बचाव मिलता है। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, 77 और 78 इस प्रकार से काम करती हैं। धारा 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, कोई लॉफुल एक्ट किया जा रहा है, विधिपूर्ण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, और विधिपूर्ण कार्य एक्सीडेंट डूइंग द लॉफुल एक्ट, किसी विधिपूर्ण कार्य करने में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखो विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो यानी कि सम्यक स्थिरता और ध्यान, ठीक है ना, कानून का भी ध्यान रख रहे हो, ड्यू केयर अटेंशन सबका ध्यान रख रहे हो, फिर भी कोई अपराध हो गया है यहाँ पर, कोई जैसे किसी की डेथ हो गई है, तो यहाँ पर कार्य अपराध नहीं माना जाता है। तो यानी जैसे इसमें एक बहुत फेमस कोटेशन पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, उसका जो नीचे है, और यदि उस कुछ कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था और उसका लोहे का सिरा उछल के किसी को लग जाता है, तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है। कई बार इसमें ट्विस्ट कर देता है इस इलस्ट्रेशन में कि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी जहाँ काट रहा था वहां बच्चे खेल रहे थे और कुल्हाड़ी उछल के किसी बच्चे को लग जाती है, तो इसने उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित की है, क्योंकि अब उसको पता था कि आसपास बच्चे हैं तो ऐसी जगह वो खतरनाक काम ना करे, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी कभी ट्विस्ट करके इलस्ट्रेशन पूछ लेता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये आपकी धारा 80 यहाँ पे कहता है, ठीक है ना। इसके बाद अपनी बातचीत अगली करते हैं धारा 81 में, तो ठीक है, तो ये जैसे इसमें देखिए तो दुर्घटना वही कहानी है। फिर धारा 81, इसको बोलते हैं आवश्यकता का नियम। धारा 81 में क्या बोला जाता है, रूल ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का नियम, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति को हानि की जानकारी है, मतलब आप कोई कार्य करने जा रहे हो, ये यहाँ पे समझे कैसा है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि, मेन बड़ी अपहानि के निवारण के लिए यहाँ पर छोटी अपहानि यदि की जाती है तो ऐसी कंडीशन में धारा 81 का बचाव मिलता है, ठीक है ना। धारा 81 का बचाव मिलता है, बड़ी अपहानि बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान करने की परमिशन आपको धारा 81 देती है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बड़े नुकसान से मतलब ये है, जैसे नीचे जो इलस्ट्रेशन कहता है कि ये कोई जहाज था जहां एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था और जहाज यदि मान लीजिए किसी पत्थर से टकरा जाएगा, सीधे जाएगा, तो उस जहाज में बैठे जो 20-50 लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो उस जहाज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन यदि उधर मोड़ते हैं तो उस तरफ एक छोटी सी नौका है जिसमें 2-4 लोग बैठे हुए हैं, उनके भी मृत्यु का जोखिम है। तो 50 लोग की जान बचाने के लिए नौका के 4 व्यक्ति की मृत्यु का जोखिम लिया जा सकता है। हो सकता है वो कूद के तैर के बच सक जाएं, लेकिन यदि जहाज पत्थर से टकरा जाएगा तो जहाज में आग लग जाएगी, पूरा जहाज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तो फिर इसीलिए जो पहला इलस्ट्रेशन है वही कहता है कि यहाँ पर बड़ी जहाज को बचाने के लिए छोटी नौका को डुबाने का जोखिम लिया जा सकता है, और ये इसको जस्टिफाइबल बोलता है, न्यायोचित बोलता है, और इसके आधार पर कार्य को क्षमयोग करता है। अब ये ध्यान रखना कि हानि पहुंचाने वाला कार्य जो किया गया है, इट इज नेसेसरी और नॉट, ये हर मामले में तथ्य का प्रश्न होता है और इसका निर्धारण न्यायालय करता है कि वो जो कार्य किया गया है वो सही है कि गलत। इसमें एक बहुत ही फेमस केस पढ़ा जाता है, आर वर्सेस डडले स्टीफन का केस। तो इस केस में 4 व्यक्ति, मतलब एक जहाज डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें 4 लोग बचते हैं, 3 आदमी रहते हैं, 3 नाविक रहते हैं, जहाज के सेलर, और एक बच्चा बचता है। 15-20 दिन तक वो पानी में भटकते रहते हैं, उनको कोई मदद नहीं मिलती, तो बच्चे को मार के वो खा जाते हैं। बाद में जब वो बचा लिए जाते हैं तो यही बचाव लेते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम सभी मारे जाते।
तो इसको जस्टिफाइबल नहीं माना गया, क्योंकि ये अमानवीय और क्रूर तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बच्चे की जान ली थी। तो इसको इस धारा के तहत मतलब वो तो इंग्लैंड का मामला है, पर इंग्लैंड में इसको बोला जाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिवेंशन, आत्म परिरक्षण का सिद्धांत। तो इसको आत्म परिरक्षण के तहत नहीं माना, पर ये आपसे नहीं पूछेगा, ये इंग्लैंड की कहानी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। डडले स्टीफन का केस, शिशु का कार्य, किसी 7 साल का बच्चा है, उसको अपराध करने के लिए क्या माना जाता है? डोली इन कैपेक्स, यानी अपराध करने के लिए अक्षम माना जाता है। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, 7 साल से कम एज का बच्चा है, उसको अपराध करने के लिए अक्षम माना जाता है, डोली इन कैपेक्स। अब ये कहता है धारा आपका कौन सा 82, लेकिन धारा 83 यहाँ पे क्या कहता है? धारा 83 की 7 से 12 का है। तो 7 से 12 का बच्चा है, तो यहाँ पे उस बच्चे को दो पार्ट में, एक होता है अपरिपक्व समझ का बच्चा, एक होता है परिपक्व समझ का बच्चा, मेच्योर अनमेच्योर। अब किसी बच्चे की मेच्योरिटी का निर्धारण कैसे करेंगे? बच्चे की मेच्योरिटी का निर्धारण करने का सबसे बेहतरीन तरीका, मतलब उससे पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, और यदि वो समझदार है, सही प्रश्न के उत्तर दे रहा है, मतलब कि वो मेच्योर बच्चा माना जाएगा और उसको अपराध के लिए दोषी किया जा सकता है। लेकिन अभी धारा 83 बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पूछती है क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट काम करता है। पहले आईपीसी में 7 से 12 साल का बच्चा भी अपराध किया है तो उसको भी सजा ज्यादा गंभीर देते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है तो 16 साल से कम एज के बच्चों को गंभीर सजा की बात ही नहीं करता है। तो ये धारा उतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं विकृचित, यानी कि कोई पागल व्यक्ति। अब देखो पागल व्यक्ति जो है, तो सिंपल सी बात है कि पागल व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड है, इसलिए वो जो कर रहा है कार्य की प्रकृति और परिणाम, ठीक है ना, नोइंग द नेचर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फैक्ट, बिल्कुल जो कर रहा है उसको समझने में असमर्थ है। तो ऐसी कंडीशन में उसको बचाव मिलता है। यदि साबित कर दे कार्य के दौरान मैं पागल था तो उसको अपराध बचाव मिलता है। अच्छा, सीआरपीसी में कौन सी धारा है जिसमें ये कहा गया है कि पागल व्यक्ति को बचाव मिलेगा? 334 लिख दो इसके साथ, 334 334 334 लिख दो, जिसमें ये कहा गया था कि पागल व्यक्ति को जो है तो यहाँ पे बचाव मिलता है। 334 सीआरपीसी, 334 सीआरपीसी कि यदि कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि कार्य करते समय ड्यूरिंग द कमिटिंग ऑफेंस, यानी अपराध करते समय वो अनसाउंड माइंड था, यानी कि कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था, तो उसको बचाव यहाँ पर मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, ये आपका सेक्शन यहाँ पे कहता है। इसमें कुछ पुराने केस पढ़े जाते हैं। एक इंग्लैंड का बहुत फेमस केस पढ़ा जाता है, द केस ऑफ मैग्नाटन, मैग्नाटन का बात, ठीक है ना, द केस ऑफ मैग्नाटन। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसमें विधिक पागलपन और चिकित्सीय पागलपन में स्पष्ट किया था, ठीक है। देखो चिकित्सीय पागल, यदि मेडिकल मैडनेस की बातचीत करोगे तो हर व्यक्ति जो अपराध करता है मेडिकली वो पागल माना जाता है, कहीं ना कहीं दिमाग से सटक गया है तो ये अपराध कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन कोई अपराध करने के बाद यदि अपने आप को छुपा रहा है, बचा रहा है, मतलब उसको पता है कि मैंने, चलो ठीक है, थोड़ा गुस्से में आ करके कैसे भी करके मैंने जो कर दिया लेकिन गलत है और इसके लिए मुझे सजा मिल सकती है, और ये अपने आप को बचा छुपा रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये विधिक रूप से पागल नहीं है, ठीक है ना, लीगली मैड पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर ये केस इंसेनिटी शब्द वहां पे यूज करता है हाउस ऑफ लॉर्ड के केस में, लीगल इंसेनिटी, उसको इंसेंट पर्सन इसको माना जाता है। एक इंग्लैंड का भी केस इसके संबंध में प्रमुख होता है, डरहम का केस। तो डरहम का केस 1954 का, इसमें भी इसी चीज को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। एक भारत में एक मध्य प्रदेश का एक केस पढ़ा जाता है एमपी हाई कोर्ट का, मान सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, जिसमें खासकर जो साइको किलर होते हैं, तो साइको किलर को बोला गया था कि उसको भी जो है तो साइको किलर यानी अपराध कर, साइको किलर भले कह रहा है कि मैं पागल था इसलिए मैं अपराध करता था, लेकिन अपराध करने के बाद वो सबूत को मिटाता था और एक जगह से भाग के दूसरी जगह चला जाता था। यानी आप कह रहे हो कि मैं साइको किलर हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने आप सबूत को छिपा रहे हो, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हो, मतलब कि आप पागल नहीं माने जाओगे। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इस पर्टिकुलर केस में बोला गया था, और यहाँ पे आपको बचाव नहीं मिलेगा, आपको सजा मिलेगी। शुरुआती न्यायालय ने इसको मृत्युदंड की सजा दे दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने बाद में उसको आजीवन कारावास का सजा में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है।
अब आते हैं मत्य व्यक्ति, यानी कि मत्य व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति नशे में है। अब देखो जो नशे में व्यक्ति है, मत्य व्यक्ति है, तो मत्य व्यक्ति के कार्य के बारे में यदि हम बातचीत करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपराधिक कार्य करते समय यदि कोई मतता के कारण, नशे की वजह से कार्य की प्रकृति समझने में समर्थ नहीं है, और ऐसी मतता, अंतिम वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है, ऐसी मतता उसने जानबूझ करके, ठीक है ना, इंटॉक्सिकेशन विदाउट नॉलेज अगेंस्ट विल उसको दी गई। अब आपको किसी ने जबरदस्ती पिला दी और आप नशे में मतलब हो, और उसके नशे में जबरदस्ती आपको किसी ने पिला दिया और आप नशे में हो और आपने कुछ ऐसा कार्य किया जो अपराध है, तो ऐसी कंडीशन में जो धारा है 85, ठीक है ना, तो 85 का आपको बचाव मिलेगा। लेकिन 86 इसी का एक्सटेंशन देखो कहता है कि यदि आप मान लो कि अपनी इच्छा से नशा करते हो और उसके बाद कोई अपराध करते हो, तो यहाँ पर इसको माना जाएगा कि आपने विशेष आशय या ज्ञान के साथ अपराध किया, यानी आपको पता था कि आप जो करने वाले हो उसका रिजल्ट क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या मिलेगा, आपको अपराध का रिजल्ट पता था। तो इसीलिए जब आप अपनी इच्छा से नशा करते हो तो बचाव नहीं मिलता है, ठीक है ना, अपनी इच्छा से नशा करते हो तो फिर जनरली इसका बचाव नहीं मिलता है। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन में यही आपका कहता है, ठीक है ना। इसीलिए 86 को 85 का परंतु यहाँ पर बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक बहुत फेमस केस पढ़ा जाता है इंग्लैंड का, डीपीपी वर्सेस बियर्ड, ठीक है ना, डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस पढ़ा जाता है। इसमें एक 13 वर्ष की बालिका का रेप करने का प्रयास किया था एक अभियुक्त ने, लेकिन नशे की हालत में उसको रेप नहीं कर पाया, लेकिन उसके गले मतलब उसके गले में उसका अंगूठा दब गया और वो लड़की की डेथ हो गई। तो इसने बचाव लिया कि मैं नशे की हालत में था, लेकिन इसको जो है तो बोला था कि इसके अंदर दुर्भावना विद्यमान थी, इसको 85 का बचाव नहीं मिलेगा क्योंकि वो हैबिचुअल ड्रिंकर था। ऐसे ही मध्य भारत का एक केस पढ़ा जाता है, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। पेप्सू मतलब कि आपका पंजाब हरियाणा को पेप्सू स्टेट बोला जाता है। तो वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का जो केस है, तो ये केस भी बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसमें अभियुक्त सेना का रिटायर्ड जमादार था, हैबिचुअल ड्रिंकर था। इसमें भी इसने 13 साल के लड़के को गोली मार दी थी और बाद में बचाव लिया कि मैं उस समय नशे में था, तो न्यायालय ने इसको बचाव नहीं दिया, कहा कि आपने जो शराब पी रखी थी अपनी इच्छा से पी रखी थी, इसलिए आपको सेक्शन 85 का बचाव नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे कहता है। हाँ, उसमें देखो कहता है ना कि विशेष आशा ज्ञान के साथ, ठीक है ना, तो उसमें उसको क्या माना जाता है देखो, ठीक है ना, तो 86 में कहता है ना कि हाँ वो जर्नल एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, तो 85 का प्रोवाइड हो रही है, तो इसको माना जाता है कि विथ स्पेशल इंटेंशन और नॉलेज आपने वो पर्टिकुलर एड को किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बचाव उसका नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसी एक मध्य प्रदेश का केस पढ़ा जाता है, सारथी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। इसमें नशे की हालत में 2-3 दोस्त एक दूसरे को मतलब 3 दोस्त एक दोस्त को मारते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। बाद में ये बचाव लेते हैं नशे की हालत का, लेकिन अच्छा मारने के बाद जब उनको लगता है कि वो मर गया है तो उसको फांसी पे लटका देते हैं। अब फिर यही चीजें उसके अगेंस्ट चली जाती है कि यदि आपको लग रहा था कि आप बहुत नशे में हो तो आपने फांसी लटकाई, यानी कि आप एक तरह से सबूत मिटाने काम कर रहे थे, यानी कि इतने भी नशे में आप नहीं थे कि आप कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो। तो फिर यहाँ पर 85 का बचाव नहीं दिया गया, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे केसेस हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सहमति। सहमति में थोड़े से ओटी बनते हैं। सहमति की जो धाराएं हैं 87 से लेकर के 92 तक में, तो इसको एक बीच में एक धारा और जोड़ दिया मैंने। तो ये कब सहमति का बचाव, बिल कंसेंट, कब सहमति का बचाव नहीं मिलेगा, व्हेन बिल कंसेंट, तो कब सहमति का बचाव मिलेगा, पहले कहता है कब बचाव मिलेगा, तो 87, 88, 89 में 87, 88, 89 में कहा गया है कि सहमति का बचाव मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन 90, 91 और 300 एक्सेप्शन 5, 300 एक्सेप्शन 5 में कहता है
कि सहमति का बचाव नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर व्हेन कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, कब सहमति आवश्यक नहीं है, ये 92 कहता है। तो 92 की सर्कमस्टांसेस में सहमति की आवश्यकता नहीं है, बिना सहमति के भी जो है तो कह सकते हो कि प्राइवेट डिफेंस का बचाव एक तरह से मिलेगा। तो कैसे मतलब इसका बचाव मिलेगा जज जनरल एक्सेप्शन का कैसे मिलेगा, देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पर धारा 87, धारा 87 ये कहता है कि जैसे मान लो कि कोई भी कार्य मृत्यु या घोर उपाहति के जोखिम पे ना किया गया हो, ठीक है ना, और कार्य करने वाले व्यक्ति ने सहमत दी हो और सहमत देने वाले किया है 18 साल है। जैसे मान लो दो व्यक्ति लोग पट्टेबाजी करते हैं, उसका पट्टेबाजी की रेसलिंग रेस कुश्ती लड़ते हैं, या जैसे आपने क्रिकेट खेलने की सहमत दी, आप क्रिकेट खेलने की सहमत देते हो और आप क्रिकेट खेल रहे हो, अचानक क्रिकेट बाल लग जाती है, आप कुश्ती लड़ने की सहमत देते हो, अचानक सामने वाला व्यक्ति आपको पटक देता है, कुछ भी किसी चीज की सहमत देते हो, ठीक है ना। आजकल देखो दौड़ने की सहमत देते हो, साथ में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम की, और वहीं पे जिम गए, थोड़ा जोर जोर से डंबल्स उठा लिया, खून तेज बहना चालू हो गया, जो तुम्हारे वो ब्लॉकेज जो है तो सब इकट्ठा कचरा हो गया और वहीं अटैक आ गया, वहीं पड़ गए। आजकल 30-30, 35-35 साल की एज में लोग निपट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसे कार्य की सहमत दी थी जहां प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टि आप कोई क्रिकेट खेलने की सहमत दे रहा है, तो वहां पर ऐसा सोच के थोड़ी कि यार जैसे जान का जोखिम है, ठीक है ना। तो आप प्राइमा फेसिया सहमत दे रहे हो ऐसे कार्य की जहां पर प्रथम दृष्टिया कोई मृत्यु का जोखिम नहीं है, ठीक है ना, और सहमत देने वाले की भी एज 18 साल से ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन में यदि किसी को कोई उपाहति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 87 का बचाव मिलेगा। एक बहुत फेमस कोटेशन पढ़ा जाता है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, सुने हो, ये धारा 87 के साथ पढ़ा जाता है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, लिख लो। इसमें शायद नहीं लिखा है कि लिखा है, इसमें नहीं लिखा है वॉलेंट्री, हाँ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नीचे लिखा है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति सहमत देता है उसको क्षति नहीं पहुंचती है, पर्सन हु गिव कंसेंट टू हिम डस गेट इंजरी डोंट गेट इंजरी। तो ये बेसिकली इस सिद्धांत, इस नियम पर आधारित है आपकी सेक्शन 87, ठीक है ना, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। 87 के बाद 88, अब 88 वही कहता है कि कोई भी कार्य आपने किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया है, तीन चीजें कहता है, कोई भी एक्ट किया है आपने फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया है, और तीसरा चीज कहता है सद्भावना पूर्वक किया है, गुड फेथ में किया है। तो ऐसी कंडीशन में 87 का बचाव मिलेगा। अब जैसे मान लो कि एक डॉक्टर है, वो आपके फायदे के लिए आपका ऑपरेशन करता है, अब ऑपरेशन डॉक्टर है फायदे के लिए कर रहा है, यानी आपकी बीमारी ठीक करने के लिए, और सद्भावना पूर्वक का मतलब है कि वो डॉक्टर के पास अनुभव है ऑपरेशन करने का, कि वो अच्छे से आपका ऑपरेशन करेगा और प्रॉपर तरीके से आपको ठीक कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि डॉक्टर आपके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहा है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में यदि मान लो कभी बाई चांस उसके ने जैसे वही कोई इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट होकर के आया, आप उसका इलाज कर रहे हो, नहीं बचा पाया, उसकी डेथ हो गई, तो फिर 87 का बचाव डॉक्टर को, सॉरी 88 का बचाव डॉक्टर को मिलता है। तो जनरली ये चीज जो है तो डॉक्टरों को बचाव मिलता है, लेकिन सद्भावना पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि इसमें एक सुखरू कबीरा का केस पढ़ा जाता है कि साधारण चाकू से पाइल्स का ऑपरेशन कर दिया, ज्यादा खून बहने से मरीज की मौत हो गई, तो इसको सद्भावना पूर्वक नहीं माना गया, ठीक है ना। इसमें एक और पढ़ा जाता है डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जैसे लोग बाग जो है तो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, तो इसमें एक महिला थी, उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई, प्लास्टिक जो भी रहा होगा उसकी डेथ हो गई। तो फिर यहाँ पर कह सकते हो कि डॉक्टर पर 304A का यानी कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का आरोप लगा। तो डॉक्टर ने ये बचाव लिया कि भाई मैं उपेक्षा नहीं किया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डॉक्टर ने, अब देखो डॉक्टर जनरली क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी उपेक्षा हो जाती है, जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन करने के लिए ब्लड की जरूरत है और कम से कम 4-5 यूनिट ब्लड चाहिए, लेकिन 4-5 यूनिट ब्लड नहीं है, 2-3 यूनिट ब्लड है, अब उसमें ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन रिस्क है कभी हैवी ब्लडिंग हो गई और खून नहीं दिया गया तो जान पर जोखिम बन सकती है। लेकिन वही है ना कि अब 2-3 यूनिट नहीं, मान लो कब ये संभावना की बात है कि हैवी ब्लडिंग हो गई तो ऐसी जरूरत पड़ेगी, नहीं हुई तो नहीं पड़ेगी। अब वही चीज है कि यदि नहीं हुई, उतनी ज्यादा खून जो है तो नहीं बहा,
तो ऐसी कंडीशन में तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को थोड़ा सा इतना छूट दी जाती है कि थोड़ा रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि वहीं पर आप किसी व्यक्ति को बचा पाओगे। यदि उसको ये बोल दिया गया कि बिल्कुल थोड़ा भी रिस्क नहीं ले पाओगे, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो फिर किसी केस में हाथ डालने से बचेगा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, ये मर गया तो मेरी दिक्कत होगी। और वर्तमान में होता भी यही है। वर्तमान में डॉक्टर इसीलिए देखो ये बिल्कुल चाहे एक्सीडेंट केस के रिस्क ही नहीं लेता है, वो सीधे बोलता है, रेफर कर देता है, बोले नहीं भैया हम अपना अस्पताल नहीं तोड़वाना है क्योंकि ये मर जाएगा, फिर मेरा अस्पताल तोड़ोगे कि मैंने मारा है, ठीक है ना, तो इसको ले जाओ तुम बड़े अस्पताल, यहाँ से भगाओ, ठीक है ना। और यही होता है सबसे बड़ी गलती। अब ये मरीज के परिवार लोग नहीं समझते हैं कि ये अब जैसे वही है कि उसको यदि प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाता तो बच जाता, उसी जल्दी मिल जाता, वही उसको वहां कई बार बड़े अस्पताल ले जाते ही व्यक्ति निपट जाता है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से ये पर्टिकुलर धारा काम करती है। 89 थोड़ा सा एक ऐसी सरकमस्टांसेस की बातचीत करती है कि अब जैसे देखो किसी का इलाज करना है, कोई बच्चा है 12 साल की कम एज का, ठीक है ना, और कोई पागल व्यक्ति है। अब पागल व्यक्ति कोई बच्चा है तो उसकी जगह कौन सहमत देगा? उसका गार्जियन, संरक्षक, ठीक है ना। तो यदि किसी 12 साल से कम एज के बच्चे का इलाज करना है या किसी पागल व्यक्ति के का इलाज करना है तो फिर उसके गार्जियन से सहमत से यहाँ पर देखो संरक्षक की सहमत से यहाँ पर किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और संरक्षक यहाँ पे सहमत देगा तो अब बाद में कुछ परंतु क्या उसके इतना कोई काम का नहीं पूछेगा कि मृत्यु की सहमत नहीं देगा और ये सब चीजें। तो ये मेन वही मुद्दे की बात शुरुआत में कि संरक्षक की सहमत से यहाँ पर 89 यहाँ पे कहता है। तो संरक्षक की सहमत से आप उसके फायदे के लिए यहाँ पर कोई कार्य कर सकते हो। 89 यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है तो ये 3 धाराएं हैं जहां पर बेसिकली बातचीत करता है कि कहां पर जो सहमति का बचाव मिलेगा। तो 87 हमने देख लिया, 18 साल एज होना चाहिए। 88 देख लिया जहां पर किसी फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य किया जाता है तो बचाव मिलता है, और 89 में यहाँ पे बचाव मिलता है। अब इसके बाद जो है तो कब इसका निगेटिव मतलब कि इसके निगेटिव धाराएं, तो धारा 90। तो धारा 90 में जो है तो इस धारा 90 में सहमति को नकारात्मक निगेटिव कंसेंट बोलते हैं। तो धारा 90 बैरट में देखोगे कि सहमति कैसे प्राप्त की गई है, किसी को डरा करके सहमति जो है तो भय या भ्रम में प्राप्त की गई है। मतलब किसी को डरा दिया आपने, भय है ना, किसी को आपने डरा करके किसी प्रकार से भय में डाल करके आपने सहमति प्राप्त की है तो इसको निगेटिव कंसेंट बोलता है। कोई भ्रम में, मिसकॉन्सेप्शन में, भ्रम में सहमत दे, ठीक है ना, तो ये भी जो है तो नकारात्मक सहमति बोली जाती है। फिर उन्मुक्त व्यक्ति की, अब कोई पागल व्यक्ति, अब पागल व्यक्ति की सहमति क्या महत्व, और लास्ट में किसी बच्चा 12 साल से कम एज का बच्चा, तो 12 साल से कम एज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो बच्चा है वो 12 साल से कम एज का बोला, इसमें ओटी बन सकता है। तो 12 साल से कम एज के बच्चे की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कि यहाँ पर 4 लोगों की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है। इसको नकारात्मक यानी क्षति के भय में दी गई सहमति, तथ्य के भ्रम में दी गई सहमति, और पागल व्यक्ति की सहमति, या कोई व्यक्ति नशे की हालत में सहमति यहाँ पे देता है। कोई व्यक्ति नशे की हालत में सहमति यहाँ पर देता है, तो ये पर्टिकुलर धारा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। है ना, अभी इसमें केस हो ये इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 91, अब देखो 91 ऐसी धारा है जहां पर कोई कार्य स्वयं अपराध है, वहां पे सहमत का कोई महत्व नहीं है। कोई कार्य स्वयं अपराध है तो वहां पे सहमति का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। जैसे कंपनी वाले बिल्कुल मानते नहीं। हाँ बोलिए, परेशान कर डालते हैं कंपनी वाले, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर धारा यहाँ पे बातचीत आपकी करता है। तो धारा 88 और 89 बेसिकली जो है तो अब देखो सेक्शन 91 देख रहे थे, तो 91 यहाँ पे यही कहता है कि जनरली यहाँ पर जहां पर सहमति देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई महिला ने गर्भपात की सहमत दी, अब गर्भपात करना अपराध है, तो यदि कोई कहती कि मैंने तो सहमत दी थी, मेरी सहमत से गर्भपात हुआ, तो भी वो अपराध है। तो यहाँ पे सहमति का कोई महत्व नहीं है। कोई लड़की है 18 साल से कम एज की और उस लड़की ने बोला कि मुझे भगा ले चलो, हम सहमति देते हैं, और तुम उसको भगा ले जाते हो, भाई साहब अपराध है, ध्यान रखना, ठीक है ना।
अपराध है ये, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बचाव नहीं मिलेगा। 18 साल से कम एज की लड़की की सहमत से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, अपराध है, कोई बचाव नहीं मिलेगा, उसको रेप ही माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहां पर सहमत का कोई महत्व नहीं होता है, तो वहां पे वो पर्टिकुलर अपराध स्वयं अपराध होती है। यहाँ पर कुछ 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख लिया कि 3 धाराओं के तहत ये चीजें बोला गया है। फिर इसके बाद आते हैं 92। अब 92 बेसिकली धारा 88 और 89 का जो है तो अपवाद है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बेहोशी हालत में डॉक्टर के पास आया, अब डॉक्टर जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में बेहोश हो गया, अब डॉक्टर सोचे कि पहले होश आ जाए फिर इसका ऑपरेशन करे, सहमत लेकर तब तो निकल लेगा। तो उसके फायदे के लिए होश में आने के पहले भी आप उसका ऑपरेशन कर सकते हो, तो यहाँ पर सहमति की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे मान लो किसी बच्चे को शेर पकड़ के ले गया है अपने मुंह में दबा करके, शिकारी अब गोली बिल्कुल सामने देख रहा है, तो क्या सहमत लेगा, हाँ भैया लगाएं चलाएं गोली, अरे तुम गोली चलाओ, अब बचना होगा तो बच जाएगा है, नहीं गोली चलाओ शेर मर जाएगा तो क्या पता बच्चा बच जाए, और नहीं तो फिर बच्चे को खा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उसको बचाव के लिए आप यहाँ पे कार्यवाही कर सकते हो, ये आपका पर्टिकुलर कहता है। अब जैसे आग लगी है, फाइटर जो है तो ऊपर गए हैं और बच्चे को पाए हैं, और बच्चे को अब वहां पे सीढ़ियों से जगह नहीं मिल रही, पूरी जगह आग फैल चुकी है, तो नीचे लोग चद्दर कपड़ा खोल के कोई भी फैला के खड़े हुए हैं वहीं से फेंक कि बच्चे को बचाने का। अब वो सहमत लेंगे, हाँ भैया माता पिता से पूछ रहे हैं फेंके कि ना फेंके, तो यहाँ पर समय नहीं है, आप फेंकिए, और मान लीजिए बच्चा बच गया तो अच्छी, नहीं बच पाया तो यहाँ पे आपने जो कार्य किया है वो अपराध नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से बचाने का ही प्रयास किया। क्लियर कहानी। तो इसके ध्यान रखना 92 के जो एलिस्टेशन है वो सभी काम के हैं, यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 92 की सहमति यहाँ पर, तो ये 92 यहाँ पे आपकी सहमति, तो 87 से 92 ये सहमति के बारे में बातचीत करता है। इसके बाद धारा 93 देखते हैं। देखो 93 भी जो है तो डॉक्टरों को ही जनरली बचाव देती है। ये भी जैसे मान लो कि एक डॉक्टर ने बताया कि भैया आपको कैंसर है, 4था स्टेज है, 4-6 महीने के मेहमान हो, फिर निकल लोगे, सुनते ही अटैक आया उसी समय निकल लिए। तो अब आपके सद्भावना के लिए दिया था कि भाई कोई किसी को कोई जानकारी दे दो, मतलब कोई भी किसी को जानकारी देना, भाई किसी को व्यापार की जानकारी, जैसे मान लो अब ये सद्भावना पूर्वक सूचना है ना, ये जरूरी नहीं। अब जैसे वही है कि मान लो कि एक व्यक्ति का जो है तो शेयर मतलब बिजनेस डूब गया, और उसके कंपनी का मैनेजर आके मालिक को बताता है कि मालिक वो आपका बिजनेस, वो शेयर जो आपने जो लगाए थे वो कंपनी डूब गई, सुनते ही मालिक को अटैक आया, मालिक वहीं निपट लिए। तो अब इसमें तो फायदे के लिए बताया था कि मालिक आपका बिजनेस डूब गया है ना, तो कोई भी सद्भाविक सूचना दी गई है, अब उसका रिजल्ट कुछ गलत हो गया है तो इसमें सद्भाविक सूचना देने वाली गलती नहीं है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर अगला धारा है यहाँ पर कि धमकी। तो यहाँ पे देखो एक लैटिन सूत्र काम करता है, अब ये सूत्र इतना नहीं पूछेगा आप लोगों से, बहुत डिटेलिंग वाला ये सूत्र है, पर एक बेसिक चीज की धमकी का बचाव कब यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देखो कि हत्या या राज्य के विरुद्ध मृत्युदंड से धमकी अपराध में, ठीक है ना, तो थ्रेट प्रोटेक्शन विल नॉट बी फाउंड मर्डर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल डेथ। अब जैसे कोई ऐसे अपराध करने की धमकी दे रहा है जिसके लिए क्या सजा दी जा सकती है, मृत्युदंड, तो वहां पे धमकी का बचाव नहीं मिलेगा, धमकी का बचाव नहीं मिलेगा। कोई किसी ऐसे अपराध की हेलो, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बचाव आपको मिलेगा, ये कह सकते हो कि ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे आपका, तो हत्या या राज की, तो राज कोई भी ऐसा, मतलब जैसे आपने किसी को बोला कि तुम मर्डर कर दे, धमकी दिया तो मर्डर कर देना, तेरे को मार दूंगा, तो गोली खा लेना, मर्डर मत करना, क्योंकि यदि यहाँ पर तुम कोई ऐसा अपराध करोगे जो जिसके लिए क्या सजा दी जा सकती है, मृत्युदंड, तो आपको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पहली बात तो यहाँ पे यह ध्यान रखना, तो कोई भी ऐसा धमकी से कोई आपको ऐसा कार्य करवा रहा है जिसके सरकार राज्य आपको डेथ सेंटेंस की सजा दी जा सकती है, और आप कहते हो कि साहब ने धमकी में ऐसा किया, उसने धमकी दी थी जान से मारने की, तो बचाव नहीं मिलेगा, जान मतलब गोली खा लेना, क्योंकि तुमको बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पे अगला चीज कहता है कि धमकी का बचाव कब मिलेगा। अब कोई कहता है कि ये काम कर दो नहीं तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, हाथ पैर तुड़वा लेना, काम मत करना। जब तक धमकी से जब तक आपकी जान का जोखिम ना हो, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे ध्यान रखना कि डिफेंस द थ्रॉट अंडर सेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड ओनली देयर इज ए रीजनेबल अप्रीहेंशन द फेलियर टू एक्ट द रिजल्ट इंसेंट दैट। यदि आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं माना तो ये गोली मार देगा, मेरी जान चली जाएगी, तो ही आप धमकी की वजह से काम करोगे तो आपको बचाव मिलेगा। ये दूसरा कहता है, ठीक है ना। और तीसरा कि उसमें आगे देखो वहां पे परंतु कहता है कि यदि आपने जानबूझ करके अपने आप को ऐसी सर्कमस्टांसेस में डाला है, ठीक है ना, कि कोई आपको धमकी दे तो भाई साहब तुमको धमकी का बचाव नहीं मिलेगा। जैसे मान लो सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं यहाँ पर कि कोई गांव में मान लो कि भैया डकैत आए हैं डकैती डालने, ठीक है ना, और डकैती डालने जाए हैं तो आप लोग सब इकट्ठे हो गए वो सेठ जी के मकान के बाहर, और डकैत सामने निकल के बोला कौन है लोहार यहाँ पर, है वो तिजोरी नहीं टूट रही थी, पूछ के बोला कौन है लोहार यहाँ पर, तो हाथ खड़ा कर रहा मैं ही हूँ लोहार, ऐसा जैसे तुम्हारे वहां पे अंदर वैकेंसी बट रही हो कि आ जाओ किसको नौकरी चाहिए है। तो अब हाथ खड़ा करोगे तो सीधे तुम्हारे कनपटी बंदूक लाएगा, चल तिजोरी तोड़ नहीं तो तेरे गोली मार देंगे। अब भैया तुमने जानबूझ करके अपने आप को ऐसी सर्कमस्टांसेस में डाला है कि कोई तुमको धमकी दे तो तुमको बचाव नहीं मिलेगा, ये कहता है सेक्शन 94। तो समझ में आ गया। तो हत्या या कोई ऐसा अपराध जिसमें डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है, वहां पर जो है तो आपका बचाव नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि केवल कोई जान से मारने की धमकी दे तो ही बचाव मिलेगा, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे तुड़वा लेना, कार्य मत करना, बचाव नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। और तीसरा अपने आप को जानबूझ के फंसाया है तो बचाव नहीं मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नीचे वही चीज कहता है। तो ये कहता है आपका 94। 95 में कहता है तुच्छ कार्य, छोटे मोटे काम। अब भैया छोटे मोटे काम जैसे मान लो कि भैया तुमने किसी के बगीचे में जाके गुलाब तोड़ दिया, एलिस्ट्रेशन तो ऐसे खतरनाक लिखी, तुमने किसी का पापड़ तोड़ दिया, तुमने किसी की पेन तोड़ दी। अब पेन तोड़ दी तो अब देखो पेन, अब पेन भी तो संपत्ति है, अब पेन तोड़ दी और भैया हमारे अनुपम भैया गए थाने में, बोले रिश्ती मिसचीफ का मैंने धारा लगाऊंगा। बोले क्यों? बोले पेन तोड़ दिया मेरा, है कौन सी धारा लगेगी? मिसचीफ किसमें डिफाइन किया गया है? 425। तो जनरली पेन तोड़ने पर 426 लग सकती है, पेन तोड़ दी साहब, है। अब चलते चलते इसे धक्का लग, मान लो ऐसे चलते चलते इसे थोड़ा सा धक्का लग गया, बोले मेरे साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया है ना। तो छोटे मोटे अपराध में तो वहां पर तो तुम्हारे पेन तोड़ने से ज्यादा बड़ा अपराध पुलिस वाले करेंगे, तुमको तोड़ेंगे। अब बोले भाग यहाँ से, ठीक है ना, और उसके बाद पेन से ज्यादा छीन लेंगे, तो आज जेब टटोल लेंगे और जो निकाल पहले तेरा निकालना भैया से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा केस पढ़ा जाता है रूपल देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। तो रूपल देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल के केस में क्या हुआ था कि ये बजाज, रूपल देवल बजाज, ये एक आईएएस मैडम थी और गिल साहब आईपीएस ऑफिसर थे। किसी पार्टी में गिल साहब हमारे पंजाबी आदमी 2-4 पैग लगाने के बाद गिल मैडम के उन्होंने बैक साइड में हाथ लगा दिया। तो यहां पर हाथ लगा दिया, मैडम ने केस लगा दिया अल्ट्रेजा मोजिस्टी की लज्जा भंग करने के आशय से उन्होंने हाथ लगाया। तो गिल साहब ने कहा मैडम छोटी, मतलब कोर्ट में जाके बोला कि छोटा सा तो है, हाथ लगा इतने, तो यहाँ पे अभी हमारा देश इतना बहुत एडवांस नहीं हुआ है कि आप किसी महिला को उसकी परमिशन के बिना टच कर सको। और यदि आपने किसी महिला को उसकी परमिशन के बिना कभी गलती से टक्कर लग जाए, ठीक है ना, जानबूझ के आप नहीं करो, कभी गलती से भीड़ भाड़ में टक्कर लग जाए तो ठीक है, वो वहां पर मैनेजेबल हो सकती है चीजें। लेकिन जानबूझ के आप किसी को टच कर दो और कहो कि तो छोटी सी बात है, इतने के लिए क्या केस लगाना, तो ये यहाँ पर तुच्छ बात नहीं है, यहाँ पर आपको सजा मिलेगी। 95 का ये केस यहाँ पे कहता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के कि कोई चीज छोटी है कि नहीं मामले, तो महिलाओं के विरुद्ध तो वैसे भी चीजों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली से ही न्यायपालिका लेता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये आपका कह सकते हैं कि जो 76 से 95 तक की धाराएं थी, है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैंने बता दिया, बहुत डिटेल में नहीं गया। ये अच्छा चैप्टर है, प्रश्न बनता। अब देखो ये यहाँ पे ध्यान रखना 96 से लेकर के 106 यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से एक आध प्रश्न बनते हैं, कोई भी पेपर उठा लो।
आपको प्राइवेट डिफेंस में प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्राइवेट डिफेंस आपको मिलता है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरा, इट इज अ लीगल राइट्स, एक ऐसा अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है, ये एक लीगल राइट्स है, विधिक अधिकार है, ठीक है ना। तो विधिक अधिकार मतलब कि विधि में दिया गया है, इसलिए आप इसको ये अधिकार का प्रयोग कर सकते हो, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक केस इसमें मैंने लिख दिया है, ठीक है, इतना नहीं पढ़ी जरूरत है। मतलब ये एज ए, मतलब कि ये एज ए डिफेंस प्राप्त है, एज ए ऑफेंस नहीं, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे समझो कि ये कैसे प्राप्त है, ढाल की तरह, ना कि तलवार की तरह। प्राइवेट डिफेंस आपको कैसे प्राप्त है, ढाल की तरह। तो आपको केवल अपना बचाव करना है, किसी को मारना नहीं। प्राइवेट डिफेंस के मार पे कोई आपको गोली बंदूक लेके मारने आया है, तो यदि आपने डंडा खींच के एक मारा और उसकी बंदूक गिर गई और दूसरा डंडा मारा और वो बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गया, आपने बांध दिया, आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म। अब ये नहीं कि उसकी बंदूक उठा के गोली मार दोगे, भाई साहब अब यहाँ पे तुमने अपराध किया है, मर्डर तो नहीं किया है पर आपराधिक मानववध किया है। तो यहाँ पर यही चीज आपका पर्टिकुलर क्लॉज में कहता है। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसको मैंने क्या है कि ये चार्ट के माध्यम से मैंने इसको समझा दिया है। तो जैसे कि अधिकार जो 90 विधिक अधिकार है, 96 में कहता है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जैसे कैसा अधिकार है, ये विधिक अधिकार है। अब किन अपराधों पर ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिलता है, तो ये 97 कहता है किन अपराधों पर ये मिलता है ना। दो पार्ट में पहले इसको इतना समझ लेते हैं। और आज आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। कल चलो फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। तो ये पर्टिकुलर धारा आपकी ये चीज कहती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं, तो देखिए प्राइवेट जो विधिक अधिकार जो है, तो किन अपराधों पर ये आपको अधिकार मतलब ये मिलता है, तो 97 कहता है। देखो ध्यान रखना कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार सभी प्रकार के अपराधों पर नहीं मिलता है, केवल शरीर और संपत्ति के विरुद्ध अपराधों पर ही प्राइवेट डिफेंस का बचाव आपको मिलता है, शरीर और संपत्ति। तो शरीर के विरुद्ध अगेंस्ट द बॉडी चैप्टर 16, शरीर के विरुद्ध अध्याय 16 में बताया गया है। तो अध्याय 16 में जितने भी अपराध हैं उन सभी के विरुद्ध, हर अपराध में देखो, इन ऑल ऑफेंस, ठीक है ना, हर अपराध में जो है तो शरीर के विरुद्ध हर अपराध में प्राइवेट डिफेंस मिलता है। लेकिन जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध बताए गए हैं चैप्टर 17 में, केवल ध्यान रखना चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार, इंग्लिश में देखोगे तो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, केवल इन 4 प्रकार के अपराध में ही प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिलता है। थैंक यू यार, मैं सचिन कहाँ है? अच्छा हाँ, थैंक यू यार, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के जो अपराध हैं इस पे ये बातचीत ये करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं, केवल यहीं पे ही आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है, बाकी अपराधों पर नहीं मिलता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जहां पर संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, और इन 4 प्रकार के अपराध में संपत्ति क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित। चोरी में, अब चोरी क्या होता है, आपकी संपत्ति बिल्कुल आपके नजरों के सामने से, मतलब आपके नजरों में नहीं, आप बिल्कुल गए हो, कहीं पीठ पीछे से ले जाए, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है व्यक्ति। लूट, लूट तो बिल्कुल सिंपल, बंदूक लड़ा दिया, ला पर्स निकाल, तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। रिश्ती, मिसचीफ, आपके सामने कोई आपकी संपत्ति तोड़ रहा है, आपके पीठ पीछे तोड़ रहा है, रिश्ती। आपराधिक अत्याचार, आपके घर में कोई घुस रहा है, तो ये संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। किन व्यक्तियों पर प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग और किन परिस्थितियों पर, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई बच्चा है, बच्चा, चिल्ड्रन, उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हो। कोई मूर्ख इडियट पर्सन है, उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। पागल या मत व्यक्ति है, इनके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग आप कर सकते हो, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। लेकिन और दूसरा है भ्रम के कारण, भ्रम के कारण भी प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि रात में कोई घर में घुसता है, अब रात में घर में कोई घुसा है ना, अब मान लो भैया पति देव ही घुसे सरप्राइज देने के लिए, पर पत्नी अंदर कौन घुसा है, देख 2-4 डंडे मारने के बाद, अच्छा अपना है, हमको पता नहीं था, देखे नहीं, अंधेरा था, है ना। समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ ना, समझ में, गुड गुड, पिट चुके हैं इसलिए बता रहे हैं
है ना। तो ऐसा सरप्राइज जो है तो देना खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर कहानी। तो ये यहाँ पे भ्रम के कारण ध्यान रखिएगा। बाद में अधिकार को उपयोग करने की शर्तें निर्बंधन क्या है, ये 99 में कहता है। अब 99 में निर्बंधन शर्तें कहता है, तो 99 चूंकि एक सिंपल सी बातचीत करता है कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध, किसी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध आप प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन ध्यान रखना कि क्या लोक सेवक के विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग किया जा सकता है? रजनी बताओ, किया जा सकता है लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग? है आइडिया पीछे? अनुपम, कब किया जा सकता है? जब लोक सेवक कोई ऐसा काम करे जिससे आपकी मृत्यु या घोर उपाधि का जोखिम हो, है ना। तो जब लोक सेवक कोई ऐसा काम करे कि आपकी मृत्यु या घोर उपाधि का जोखिम हो, तो लोक सेवक के विरुद्ध। तो शुरुआत में लिखा है, देखो, there is no right of the private defense against when the does not reasonable cause the apprehension that the grievous hurt। तो जब लोक सेवक के विरुद्ध मृत्यु या घोर उपाधि का जोखिम हो, तो लोक सेवक के विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मृत्यु या घोर उपाधि का जोखिम नहीं है, तो लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का जो उपयोग नहीं करोगे। केवल इसलिए, मान लो कोई लोग, पुलिस वाले ने आपको बोला साइड में लगो, गाड़ी लगाओ, है। अब आपके पास, आपको पता है, आप मेरे पास सब कागज है, सब चीज है, सीट बेल्ट भी लगा रहा थी, काहे लगा रहा है, ठीक है, पर वो बिल्कुल आप ऐसा करो, अच्छा पर हिम्मत कैसी गाड़ी ठोक के निकल जाओ तो अपराध किया आपने, ठीक है ना। नहीं है वो, ठीक है, वो थोड़ा पुलिस वालों को इतना बचाव दिया जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने काम करते हैं, और दो चार डंडे मार देते हैं तो खा लो यार, चलता है, पुलिस वाले हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, नहीं नहीं खाओगे तो पुलिस वाले खिला ही देंगे, टेंशन क्या है, बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें अगली चीज यहाँ पे कहता है कि यदि आपके पास समय है, टाइम है, यू हैव टाइम, देयर इज नो राइट्स प्राइवेट डिफेंस इन केस विच देयर इज टाइम टू हैव प्रोटेक्शन द पब्लिक अथॉरिटीज। तो आपके पास समय है किसी लोक सेवक से मदद, प्रोटेक्शन मांगने के लिए, तो फिर आप प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं करोगे। यदि आपके पास समय है कि आप किसी लोक सेवक से मदद मांग सकते हो तो नहीं करोगे, सीधी सी बात यहाँ पे ये चीज कहता है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हो। ये सेक्शन यहाँ पे कहती है, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। बाद में एक है एक्सटेंशन विच राइट में बी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में उतनी ही नुकसानी करोगे जितनी आवश्यक हो, आवश्यकता से अधिक नुकसानी नहीं करोगे। आवश्यकता से अधिक नुकसानी का मतलब, जैसे कोई तुमको पीटने आ रहा है और छड़ी से पीट रहा है और तुमने उसको गोली मार दी, भैया प्राइवेट डिफेंस में उतना ही प्रयोग करोगे जितना आवश्यक हो। कोई तुमको छापड़ मारा, तुमने गोली मार दी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर भी एक सोने के तराजू का नियम काम करता है कि तोल मोल के भी आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे अनुपम के घर में कोई घुसा, अब हमारे अनुपम जो है तो घर में कोई घुसा, अनुपम थोड़ा डर के मारे डंडा पाए इन्होंने। अब अनुपम ने, जैसे आपने दृश्यम पहली पिक्चर देखी होगी, तो उस समय वो जो लेडी, मतलब वो जो हीरोइन थी, तो उसने पूरे जोर से मारा ताकि मोबाइल में लगे और मोबाइल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था। तो अब यहाँ पे मान लो अनुपम घर में कोई घुसा, अनुपम को डंडा मिल गया, तो अनुपम अब देखा कि भैया भारी भरकम 6 फुट का भारी भरकम आदमी है, तो अनुपम अपने हिसाब से जोर से डंडा घुमाएगा पूरी ताकत से, कि भैया अब ये पता नहीं एक ताकत से घुमाता हूँ, एक डंडा मतलब प्रॉपर्टी लगे। कि वहां पर जब डर के मारे आप ये थोड़ी सोचोगे कि मैं इसको इतनी जोर से, इस एंगल से, इस रफ्तार से, इतने किलोमीटर की रफ्तार से डंडा मारूंगा कि आदमी केवल बेहोश होएगा, मरेगा नहीं। अब ठीक है ना। अब वही है, जैसे मान लो तुमने खूब तेज डंडा मार दिया हाथ में, कुछ नहीं होगा, सामने वाला फिर तुमको मारेगा। लेकिन वही डंडा तुम्हारे यदि गर्दन में या सनकटपट्टी यहाँ लग गया, ये एरिया ध्यान रखना, ये एरिया में भी डंडा लग गया, ध्यान रखना, संभावना है सामने वाला, मतलब इस एरिया में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तुम्हारा ये और ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ पे तो कभी तरीके से लग गया तो आदमी इसे खड़े खड़े धड़ाम से गिर पड़ेगा, फिर ऐसा गिरेगा कि उठेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है, तुमने खींच के डंडा मारा और डंडा किसी ऐसे जगह लग गया कि वो व्यक्ति मर गया, लेकिन यहां पर तुमको बचाव मिलेगा, ये नहीं कहा जाएगा तुमने लेकिन अब यहां पर वही कि जब एक डंडा मारा, वो गिर गया, तुमने उसको बांध दिया, बाद में देखा तो मर गया, भैया इसको तो बांधने की जरूरत ही नहीं है ना। तो लेकिन वही है कि गिर गया, उसके बाद भी तुमको डंडे डंडे मारे पड़े, उसके सिर का बिल्कुल तुमने कचूमर बना दिया, तो भाई साहब ये तुमने आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया है,
बचाव नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे इंटरप्रिटेशन इसका होता है। क्लियर कहानी? तो ये आपका एक पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखो कि जो आपका ये मैंने यहाँ पर ये चीजें नीचे लिख दी हैं। तो देखो, लोक सेवा के विरुद्ध कार्य पर संरक्षण और आवश्यकता हानि नहीं करने का नियम, ठीक है ना। तो 99 का ये पॉइंट्स इसमें यहाँ पर। फिर इसके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कि जो शरीर संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है, इसका प्रयोग आप कहां तक कर सकते हो। तो यहाँ पर किसका प्रयोग आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये पर्टिकुलर धारा, तो शरीर के विरुद्ध कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आप किसी भी व्यक्ति की क्या कर सकते हो, मृत्यु कारित कर सकते हो। धारा 100 में कहता है, ठीक है ना, कब किसी व्यक्ति कब मृत्यु कारित की जा सकेगी, शरीर के विरुद्ध धारा 100 में कहता है, ठीक है ना। और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो है तो कब यहाँ पर आप जो है तो किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो। और देखिए, ध्यान रखना ये 106 बीच में है घातक हमले के, तो ये थोड़ा अलग है ना, ये शरीर के विरुद्ध ही होता है। तो मैंने इसको ऐसे चार्ट बना दिया है इसमें प्रॉपर तरीके से। शरीर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो। शरीर की में कब कर सकते हो, धारा 100 कहता है। और संपत्ति कब कर सकते हो, धारा 103 कहता है। और ध्यान रखना, जो धारा 100 और धारा 103 है, सेक्शन 100 और सेक्शन 100 जो 3 है, ये दोनों धाराएं बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इनमें ओटी बनता है। तो जैसे देखो कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर रहे हो, और जो यहाँ पे एसिलेंट है, असिलेंट मतलब उसको हमलावर, जो अटैकर है, हमला करने वाला है, उसमें अटैकर को उसमें लिखा है इंग्लिश में एसिलेंट। तो जो एसिलेंट पर्सन है, हमलावर जो व्यक्ति है, तो उसने ऐसा हमला किया है कि संभावना है कि उसमें क्या हो जाए, कि परिणाम क्या हो जाए, मृत्यु होगा। परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगा। परिणाम क्या होगा, घोर उपाधि होगा। परिणाम क्या होगा, वहां पर हमले का परिणाम रेप होगा। हमले का परिणाम क्या होगा, अपहरण व्यपहरण होगा। हमले का परिणाम होगा सदोष अवरोध, और ऐसा सदोष अवरोध कि लोक अधिकारी से सहायता नहीं मिलेगी। हमले का परिणाम क्या होगा, एसिड अटैक होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमलावर की जान ले सकते हो। कायदे से देखा जाए तो दृश्यम पिक्चर में, ठीक है ना, यदि विधि के हिसाब से चलते तो दृश्यम पहली पिक्चर वहीं खत्म हो जाती, क्योंकि कायदे से अपनी बेटी को रेप से बचाने के लिए उसने ये काम किया था। तो यदि वहां पर ये धारा उसको एक तरह से जो है तो उसकी जान लेने की परमिशन देती है। तो कायदा तो ये कहता है, अब ये पुलिस वाला, क्योंकि वहां पर तो यदि बाहर निकलती बॉडी तो ठीक है, प्रैक्टिकलिटी हमें पता है, और वो पिक्चर थोड़ा समाज के उसको कानून के हिसाब से नहीं चलती, वो समाज के हिसाब से चलती, क्योंकि कानून के हिसाब से तो यहाँ पर उस महिला ने अपराध नहीं किया था, उसने जो किया था वो बिल्कुल जस्टिफाइबल था, ठीक है ना। और मैं अब दृश्यम 2 नहीं देखी है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि पूरे पिक्चर में, अब ठीक है जब वो चीज फंस जाता तो, क्योंकि पिक्चर में वो चीज बतानी नहीं थी भाई, वो तो तब होना था ना कि मार दिया है हमने। जब ये चीज खुल जाती तो फिर ये क्लियर होता कि हाँ भैया क्यों मारा। तो अब पहले पिक्चर में वो चीज माननी नहीं थी कि हमने मारा है, मतलब हम तो जानते ही नहीं, बात ही खत्म कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हमको नहीं पता वो कहाँ गया भाई, हम उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि 2-3 तारीख को तो हम कहाँ पे थे, सत्संग सुनने गए थे पणजी में, है ना, 2-3 अक्टूबर को। तो मुद्दे की बात तो ये थी, ठीक है ना। पर इस तरह से यहाँ पर क्लियर कहानी। तो ये आपका धारा 100 ध्यान रखिएगा, ये चीजें पूछता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ना ये जो 7 यहाँ पे बताए गए हैं कि किन अपराधों पर मृत्यु कारित कर सकते हैं। 103 103, तो 103, अब देखो 101 102 इतनी, 101 मतलब वही है कि अन्य अपराध, 101 100 इसमें इतना ज्यादा ओटी नहीं बनता, उसके हेडिंग में एक आध बार ओटी बना है कि कब मृत्यु। अब देखो वही है, केवल इन्हीं अपराध में आप मृत्यु कारित कर सकते हो, धारा 101 में बताया, मतलब 100 में बताया गया। इसके बाद बाकी किसी भी अपराध में आप हमलावर की मृत्यु कारित नहीं कर सकते हो, ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं आपकी जो अगली धारा है वो है 102, भी ऐसा कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। हम कब जब जैसे ही आपकी वो पर्टिकुलर अपराध का जोखिम होता है, प्रारंभ हो जाता है बचाव का अधिकार, और जब तक रहता है तब तक आप उसको कर सकते यूज। 103, अब 103 में देखो क्या कहता है कि
कोई लूट, कोई भी मतलब कि यहाँ पर रॉन्ग डूअर, यहाँ पे सब यूज क्या है, सदोष करता, रॉन्ग दोष करता, रॉन्ग डूअर। तो रॉन्ग डूअर या लूट करता है तो उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। दूसरा है कोई रात्रिगृह वेतन, ठीक है ना, यानी कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, कोई रात्रिगृह वेतन करता है तो उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। अगला है मिस्ट्री बाय फायर, कोई आपके देखो 3 जगह पे आग लगाता है, घर, गोदाम, दुकान, ऐसे लिख लेना, घर, गोदाम और सॉरी वहां पे क्या है, मानव आवास, संपत्ति, हाँ ठीक है। तो घर गोदाम में जो है तो आप कोई आग लगाता है तो आप उसकी जान ले सकते हो, मतलब ये यहाँ पे कहता है। और लास्ट में कहता है कोई चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार इस तैयारी के साथ कर रहा है कि आपकी मृत्यु या घोर उपाहति का जोखिम हो तो आप उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लो कोई चोरी करने आपके घर में घुसा है और उसके हाथ में बंदूक है, तो वहां पे आप प्राइवेट डिफेंस के उपयोग में उसकी जान ले सकते हो। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप उसको नहीं मारोगे तो आपको मार सकता है। तो ये आपकी धारा 103 कहता है। 104, 105 में कभी प्रश्न नहीं बनाया, छोड़ सकते हो। और 106 का केवल हेडिंग, घातक हमला यदि होता है, डेडली असॉल्ट, घातक हमला। घातक हमले का मतलब यह है कि हमला इस नेचर का है कि यदि इसको नहीं रोका गया है तो ये हमलावर जो है तो कुछ लोग को मार देंगे। जैसे जब दंगा बलवा होता है, इसमें एक बहुत फेमस जो नीचे स्टेशन की एक भीड़ है, एक दंगाई की भीड़ है जो एक घर पर आक्रमण कर रही है, ठीक है ना, दंगाई की भीड़ एक घर पर आक्रमण कर रही है और घर के कह सकते हो कि घर के मतलब कि दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रही है। और घर के मालिक को पता है कि यदि ये दरवाजा तोड़ लेंगे, घर में घुस जाएंगे तो घर में औरतें बच्चे हैं उनको ये जान से मार देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये व्यक्ति बचाव के लिए क्या करता है, गोली चलाता है भीड़ पर। अब भीड़ पर जब गोली चलाता है तो मान लो कि उस भीड़ में कुछ इनोसेंट पर्सन भी थे, है ना, मान लो कोई इनोसेंट पर्सन भी थे, कुछ भीड़ का हिस्सा। कई बार जब भीड़ मारपीट करने जाती है ना तो कुछ लोग चलो देखते हैं भैया मारपीट कर रहे हैं, अरे चलो देखते हैं कैसे मार रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लोग जो है तो थोड़ा देखा देखी के लिए पहुंच जाते हैं और गोली किसी ऐसे व्यक्ति को लगी जो इनोसेंट पर्सन था, जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं था, दूर कहीं खड़ा था, उसको गोली लग गई और उसकी डेथ हो गई। तो ये धारा कहती है कि यदि घातक हमले के बीच प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हो और कोई इनोसेंट व्यक्ति भी मारा जाता है तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। बहुत ही फेमस केस है अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। इसको द रूल ऑफ गोल्डन स्केल बोला जाता है, सोने के तराजू का नियम, ठीक है ना। अमजद खान वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य में इसको रूल ऑफ गोल्डन स्केल, सोने के तराजू का नियम बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को? ऑनलाइन वालों को बातें आ रही है, आवाज आ रही है? तो ये हो गया तुम्हारा, है ना। तो बेस्ट फ्रेंड गया, इन्वेस्टिगेशन किया और बेस्ट फ्रेंड ने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया कि भाई साहब इतनी सती सावित्री पत्नी जो है तो इस नालायक को मिली है और उसको जलन होने लगी अपने दोस्त के ऊपर कि बताओ इसको इतनी अच्छी बीवी मिली, इतनी पतिव्रता बीवी मिली, लेकिन उसको जलन होने लगी। तो जब वो उस दोस्त ने उससे पूछा हाँ तूने क्या पता, बोले छोड़ यार बताने लायक कुछ है नहीं, अब छोड़ मत रहने दे, तेरा दिल दुखेगा। अब वो अब बता नहीं रहा है क्लियर, लेकिन तेरा दिल दुखेगा, तो अब समझ जाता है, तो गुस्से में जाता है और बीवी को गोली मार देता है। तो ओंकारा पिक्चर देखो तो यही थीम है ना, ओंकारा पिक्चर में यही थीम है कि अजय देवगन को जो उसमें वो सैफ अली खान का कैरेक्टर था वो इस तरह से भड़काता है कि उसकी जो वाइफ करीना कपूर और उसमें एक कैरेक्टर था विवेक ओबराय, उसका अफेयर चल रहा है और उसने गुस्से में आकर के अपनी बीवी को मार दिया, गला दबा के मारता है। और जब मार दिया तो पता चलता है कि भैया उसने केवल विवेक ओबराय को मैदान से हटाने के लिए ये सब कहानियां किया। तो कहने का मतलब कि ये वही चीज, ये आपका स्पष्टीकरण, क्लियर कहानी, ओके। तो स्पष्टीकरण दूसरा है षड्यंत्र पर कार्यलोप, दूसरा है षड्यंत्र के अनुसरण में कार्यालोप करके जो है तो अबेटमेंट यहाँ पर किया जा सकता है, दुष्प्रेरण यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। केस वो इतना छोड़ दो कि इतना काम करनी है, ठीक है ना। कार्यालोप द्वारा साहस सहायता, इंटेंशनली एड साहस सहायता, ठीक है ना। किसी प्रकार से मान लो अचानक मुझे बहुत गुस्से में क्या और मेरा दिमाग खराब हो गया, बंदूक मिल जाए गोली मार दो मोहन को आज, ठीक है ना। हेमंत कहते सर ये लीजिए, मतलब हेमंत को भी मोहन से खुन्नस थी, तो इन्होंने कहा इतना अच्छा मौका मिलेगा, मैंने बोला बंदूक मिल जाए तो गोली मार दूंगा, तो हेमंत ने पकड़ा दी, सर ये लीजिए बंदूक। तो इन्होंने क्या किया, साहस सहायता किया। तो साहस सहायता स्पष्टीकरण 2 इसके साथ पढ़ता है कि आपने किसी काम को आसान बनाया, ये भी साहस सहायता कहता है। जैसे मान लो कि
यहाँ पर कि मैं कहता हूँ यार मैं तो बैंक लूटने आ जाऊँ हेमंत, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अलार्म बजेगा। तो हेमंत बोलते टेंशन मत लीजिए सर, मैं अलार्म का तार काट दूंगा, आप तो बस दरवाजा खोलिएगा, लूटपाट करके आ जाइएगा, क्योंकि अलार्म नहीं बजेगा इसकी जिम्मेदारी मैं। अब यानी तुमने जिम्मेदारी ली, मतलब क्या किया तुमने, मुझे उकसा दिया, ठीक है ना। तो भाई साहब तुमने अबेटमेंट यहाँ पर किया है, ये कहता है आपका 107, ठीक है, अबेटमेंट। अब भाई साहब देखो अबेटमेंट, इसके बाद दुष्प्रयोग कौन होता है, तो दुष्प्रयोग पे यहाँ पर देखो वही है कि जो अपराध का दुष्प्रयोग करता है, ठीक है ना, जो अबेटमेंट करता है दुष्प्रयोग कहलाता है। तो यही यहाँ पे कहता है, पहला पैरा में प्रश्न नहीं बनता, इसके स्पष्टीकरण में 5 स्पष्टीकरण दिए हैं, उसमें प्रश्न बनता है। तो 5 स्पष्टीकरण में यहाँ पे सिंपल से समझना। पहला स्पष्टीकरण क्या कहता है कि किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रयोग जो दुष्प्रयोग नहीं कर सकता, वो भी दुष्प्रयोग कहलाएगा, समझना। जैसे मान लो कि मैं पुलिस वाला हूं, लोक सेवक हूं, ठीक है, और यहां पर मैं यदि एफआईआर नहीं लिखता हूं तो मैंने आईपीसी की धारा 166 ए का अपराध किया, सामने वाले मुझे संज्ञेय अपराध की जानकारी दी और मैंने एफआईआर नहीं लिखा। लेकिन हेमंत मान लो आम आदमी है, तो हेमंत यदि अब ये उनको कोई संज्ञेय अपराध की सूचना दे, वो एफआईआर, भाई वो उनको तो एफआईआर लिखने की ड्यूटी भी नहीं है, तो ये अपराध नहीं कर सकते। यानी कि केवल 166 एक अपराध कौन कर सकता है, केवल लोक सेवक कर सकता, आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन मान लो हेमंत मुझे रिश्वत देते हैं कि सर वो मैंने एक को पीट दिया है, वो आएगा आपके पास एफआईआर लिखवाने, ये थोड़ा रख लीजिए 2-4 10-15 हजार 20,000 25,000 जैसा भी होगा, और बस हो गया। तो ये क्या है, अब यहां पर इन्होंने उस अपराध का क्या किया, अबेटमेंट किया। तो यानी कि भले हेमंत वो अपराध नहीं कर सकते, लेकिन उस अपराध का अबेटमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये है आपकी सेक्शन जो है, ये पर्टिकुलर 108 का पहला स्पष्टीकरण, ठीक है ना। पहला स्पष्टीकरण यहाँ पे कहता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है कि जरूरी नहीं कि दुष्प्रयोग क्या किया जाए, मतलब आप किसी को बोलते हो कि भैया तू जाके बैंक लूट दे, ठीक है ना, बैंक मेरे पास सब पूरी प्लानिंग है, तो बैंक लूट, जो भी पैसा होगा आधा आधा बांटेंगे। तो यहाँ पे आपने अबेट किसी को ऐसे उकसाया, सामने वाले ने मना कर दिया, नहीं भैया हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, सामने वाले ने अपराध करने को मना कर दिया तो भी ये अबेटमेंट का अपराध माना जाएगा, ठीक है ना। या मान लो आपने किसी को उकसाया, बोला कि जाके मर्डर कर दे, मना कर दिया, तो अपराध माना जाएगा। लेकिन बोला अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और गया, मर्डर तो नहीं किया, उसको गोली मारा, उपहत हो गया। तो अब देखो उपहत हो गया, तो ये नहीं कि उपहती, वहां पर मर्डर के लिए दुष्प्रयोग किया, यही चार्ज लगेगा। भले वो उपहत हुआ, लेकिन चार्ज क्या लगेगा कि हत्या के लिए उकसाया गया है, और हत्या के लिए उकसाया गया है, उकसाहट के परिणाम स्वरूप जो काम किया गया उसमें क्या हुई है, उपहती हुई। तो दूसरा स्पष्टीकरण। तीसरा स्पष्टीकरण कि जो अबेट, देखो जब जब तुम अबेटमेंट करते हो ना, तो एक पक्षकार होता है अबेटर जो अबेटमेंट करता है, और दूसरा होता है अबेटेड पर्सन जिसको तुम दुष्प्रेत करते हो कि भाई तू जा ये करके या, चिंता मत कर मैं हूं तेरे पीछे संभाल लूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अबेटर और अबेटेड पर्सन का इंटेंशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरे को किसी को जहर देना है, मैंने किसी 7 साल के बच्चे को, अब 6 साल का बच्चा, मान लो 6 साल का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, मैं 6 साल के बच्चे को जो है तो एक शीशी देता हूँ, कहता हूँ कि बेटा ये इसमें दवाई है, ये दवाई मिला के अंकल खिला देना, अंकल हतपुष्ट हो जाएंगे, और बच्चा गया दवाई मिला के खिला दिया। अब यहाँ पे भाई साहब वो बच्चा अपराध नहीं कर सकता है, वो सक्षम नहीं है, लेकिन तुम सक्षम हो, तो यहाँ पे ये तुम बच्चा नहीं ले सकोगे मैंने थोड़ी जहर खिलाया, अरे उसको जहर दिया किसने, तुमने दिया, तुम दोषी हो अपराध के। तो ये कहता है आपका स्पष्टीकरण तीसरा। तो यानी कि दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति का जो क्रिमिनल इंटेंशन है अलग अलग हो सकता है, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो ये खासकर डी वाला इलस्ट्रेशन इसमें पूछता रहता है, समझना। दूसरा, जैसे मान लो कि कोई मोबाइल है अनुपम के पास है, मुझे अनुपम का मोबाइल बड़ा पसंद आया और मुझे वो मोबाइल चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने मान लो कि हेमंत से कहा यार हेमंत अनुपम के पास जो मोबाइल है ना वो मेरा है और वो मुझे मुझे दे नहीं, मतलब वो तुम उसके बाद चुपचाप उठा के ले आओ मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हेमंत गया और मोबाइल, अब हेमंत यहाँ पर उसको तो ये लग रहा है सर जो बोल रहे होंगे सच ही बोल रहे होंगे, हैं सर है भाई, हैं वो भी वकील तो सच ही बोलेंगे, झूठ का बोलेंगे। तो हेमंत गया ले आया। तो यहाँ पर मेरा जो इंटेंशन था वो अपराध करने का था और आपका इंटेंशन यहाँ पे अपराध करने का नहीं था, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैंने अबेटमेंट किया और आपने यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये स्पष्टीकरण 3, ये ध्यान रखना, इनके एलिस्टेशन में ओटी बनता है ना, तो इनके एलिस्टेशन में ओटी बनता है। स्पष्टीकरण 4, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, ठीक ना। मैंने मान लो कोई अपराध करने के लिए हेमंत को बोला, हेमंत ने गोविंद को बोला, गोविंद ने जो है तो अनुपम को बोला, तो हम सभी जो है तो यहाँ पे धर लिए जाएंगे। फिर स्पष्टीकरण का षड्यंत्र, अब 8 आपस में बैठ के हमने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के अनुसार में अलग अलग जगह अपराध किया, तो ये भी अबेटमेंट यहाँ पे माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये शुरुआत के 3 स्पष्टीकरण ज्यादा काम के हैं, नीचे के 2 स्पष्टीकरण छोड़ भी दोगे तो चल जाएंगे, पर शुरुआत के 3 स्पष्टीकरण मत छोड़ना। 108 के हेडिंग में ओटी बनता है कि कोई भारत के बाहर, मैं किसी व्यक्ति को यदि उकसाता हूं कि जाओ इंग्लैंड में मर्डर करके आओ, तो भी इसको अबेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर कहानी। 109 पहली धारा है जो यहाँ पे अबेटमेंट के लिए दंड की, आईपीसी की पहली धारा जो दंड की बातचीत करता है, तो आईपीसी की पहली धारा। अब देखो यहाँ पे वही उत्तरदायित्व यहाँ पे देख लिया। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, दुष्प्रेरित व्यक्ति का उत्तरदायित्व। तो दूसरे व्यक्ति के उत्तरदायित्व में 108 देख लेना, 111 भी देख लेना। 111 में पूछता है 108 के बाद, पहले 111 आ जाओ फिर बताता हूं। 111 में मतलब कि यहाँ पे ये कहता है कि अबेटर, जो अबेटेड पर्सन कोई ऐसा कार्य करता है जो अतिसंभाव्य परिणाम, जैसे मान लो मैं किसी को उकसाता हूं कि जा तो उस घर में आग लगा के आ, और बंदा गया आग लगा के आया, लेकिन उसने आग लगा दिया तो घर के अंदर 2-4 लोग भी जल के मर गए। तो मैंने भले आग लगाने के लिए उकसाया, लेकिन वो बंदे ने आग जो अपराध किया है वहां पे, मतलब कि वहां पे जो मर गए हैं उसके लिए भी मतलब माना जाएगा कि मैंने उसको उकसाया है, मतलब उस कार्य के लिए भी जिम्मेदार कौन होगा, उकसाने वाला व्यक्ति यहाँ पर जिम्मेदार होगा। ये 111 कहता है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे इसका बी वाला इलस्ट्रेशन समझना, जैसे मान लो कि मैंने किसी को बोला कि घर में आग लगा गया, मोहन गया घर में आग लगाने, देखा कि यार घर में आग लगा दूंगा, इस घर में तो बहुत सारी कीमती चीजें हैं वो सब जल जाएंगी, तो बोले अभी काम करता हूँ कीमती चीजों को मैं समेट लेता हूँ और फिर घर में आग लगा देता हूँ। तो उसने क्या किया कि आग लगाने पहले चोरी की। तो अब ध्यान रखना कि यहाँ पे आग लगाने के लिए मैंने उसको उकसाया था, चोरी करने के लिए नहीं, तो वो अति संभाव्य परिणाम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग की उपज मानी जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि चोरी अलग कार्य थी, गृह जलाने का अति संभाव्य परिणाम नहीं। तो साहब साहब BL स्टेशन टिक लगा लो, 111 का ओटी बनता है। अगला स्टेशन, अगला धारा यहाँ पे पूछता है 114 है कि दुष्प्रेरक जो अबेटर है वो उपस्थित है, अपराध के समय अबेटर उपस्थित है, तो उसको लगता है कि भाई मैं किसी को उकसाया, जाके मार किया, पर भरोसा नहीं सामने वाला मार किया है नहीं, पीछे पीछे वो भी गया देखने, हाँ भैया मार मार मैं देख रहा हूं, तो फिर यहाँ पे यदि अबेटर उपस्थित तो माना जाएगा कि वो अपराध उसने स्वयं किया है, ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो लास्ट में तो ऐसा कार्य अपराध समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अपराध स्वयं किया जाएगा। He shall be deemed to have committed such act or offense, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 114 इसमें ओटी बनता है। अब पनिशमेंट आ जाओ तो 109 वही है कि मैंने किसी को मान लो उकसाया कि तू मर्डर कर किया, सामने वाले ने मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया मान लो वो बच्चा है तो उसको कोई अपराध नहीं मिलेगा, मतलब कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ा है तो उसको भी सजा मिलेगी, और मुझे भी 302 की धारा लगेगी और उसमें सजा मिलेगी। यानी कि जिस अपराध को आपने उकसाया और वो अपराध यदि कर दिया गया तो फिर उसी अपराध की धारा आपके ऊपर भी लगेगी, यही 109 कहता है। 109 के बाद इनमें बाकी जो धारा 115 नहीं पूछता है कभी, तो मैं अब इनमें नहीं उलझूंगा। बाकी मृत्यु आजीवन कारावास, सब ये थोड़ा सा 115 मृत्यु आजीवन कारावास दंडनीय अपराध, ठीक है ना। तो जैसे आपने किसी को ऐसा अपराध करने, मर्डर करने के लिए उकसाया, सामने वाले ने अपराध नहीं किया, लेकिन आप चूंकि आपने हत्या करने के लिए उकसाया, तो 7 साल की, केवल हत्या के उकसाने के लिए 7 साल की सजा है, ध्यान रखना। और हत्या कर दोगे तो 302 लग जाएगा, आजीवन कारावास। और मान लो किसी को तुमने हत्या करने के लिए उकसाया और उसने गया और गोली चलाई, गोली मारी और गोली छू के निकल गई, उपहति, हत्या के लिए उकसाया लेकिन सामने वाले को उपहति हुई, तो 14 साल की सजा यहाँ पर मिलेगी, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर कहानी। तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे कहता है। कारावास दंडनीय अपराध में तो यदि अपराध नहीं किया जाए, तो अपराध नहीं किया जाता तो उस अपराध के लिए अधिकतम जो सजा है उसकी 1/4 सजा मिलेगी, और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है वो लोक सेवक है
तो अधिकतम की आधा सजा यहाँ पर मिलेगी। 116 ये यहाँ पे कहता है, मतलब कारावास। जैसे मैंने किसी को चोरी करने के लिए उकसाया और सामने वाले व्यक्ति ने चोरी का अपराध नहीं किया, कर दिया, तब तो फिर 109 के तहत उतनी ही जितनी चोर को सजा मिलेगी उतनी मुझे लगेगी। मैंने उसको उकसाया, सामने वाले व्यक्ति नहीं किया, तो फिर उस धारा के लिए जो सजा है उसका 1/4 मिलेगी, ठीक है ना। और यदि मान लो मैं पुलिस वाला हूँ और मैं किसी को उकसा रहा हूँ कि चिंता मत तू जा चोरी कर, मैं हूँ बाहर तेरी तकवारी करने के लिए, है ना, तो भाग जाएगा, मैं बाहर सायरन बजाता रहूंगा, कोई दूसरा चोर नहीं आएगा, चिंता मत कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुलिस वालों में किसी को उकसा रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में उस अपराध के लिए जो सजा है उसकी, और अपराध नहीं किया, ध्यान रखना, अपराध नहीं किया गया तो आधी, और अपराध कर दिया गया तो उस अपराध की जो सजा है उस चोर को मिलेगी, उतनी सजा उस उकसाने वाले व्यक्ति को मिलेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर कहानी? इतनी ही काम की धाराएं हैं, बाकी ठीक है। ये 10 से ज्यादा व्यक्ति जैसे हो ना, आज 10 से ज्यादा व्यक्ति, अभी 10 से ज्यादा व्यक्ति उकसाने वाला काम यहाँ पर कि मोर्चा लेके चलते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर आपकी 117 में यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। तो 10 से ज्यादा व्यक्ति को आप लेके उकसाते हो, 117। तो ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट। अब आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो देखो, आपराधिक षड्यंत्र को 120 ए में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे वही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, ये शुरुआती चीज नहीं पूछेगा, मुल्कही यार वगैरह, ये तो सब मैंने इंट्रोडक्शन ऐसे ही। मेन मुद्दा है कि 120 है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य को या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं और सहमत के अनुसार में कोई डायरेक्ट एक्ट करते हैं, तो ये आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। आपराधिक षड्यंत्र मतलब कि आप कॉन्स्पिरेंसी करते हो किसी भी अवैध कार्य को करने के लिए, इलीगल एक्ट को करने के लिए, और आपकी संख्या 2 से ज्यादा है, तो ये आपका क्या कहलाती है? आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है ना। अब यहाँ पे केस भी इतने ज्यादा काम के नहीं है। केहर सिंह में कहा गया था भौतिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। अजय अग्रवाल में कहा गया था कि निरंतर चढ़ने वाला अपराध है। फिर नलिनी वर्सेस तमिलनाडु राज्य में कहा गया था कि प्रत्येक मामले में तथ्य परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। ये केसेस इतना नहीं पूछेगा, ये सब सिविल जज की मटेरियल है आपके लिए। तो केवल आपराधिक षड्यंत्र में केवल इतना ध्यान रखना कि ये 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, अवैध कार्य को या इसका हेडिंग, इसका सेक्शन पर ध्यान रखना। और ये इसमें पूछता है आपराधिक षड्यंत्र को कहाँ परिभाषित किया गया है और इसका दंड कहाँ बताया गया है। तो परिभाषित किया गया है 120 ए में और दंड बताया गया है 120 बी में। इसका यहाँ पे ध्यान रखिएगा। केसेस वगैरह कोई भी अपने काम का यहाँ पर नहीं है, ये एक व्यक्ति भी, ये भी छोड़ दो, ठीक है ना। बाद में ये यही है कि कोई भी यदि आपराधिक षड्यंत्र करता है, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से ज्यादा कठोर कारावास का, ठीक है ना। तो मैं कोई मतलब आपराधिक षड्यंत्र करते हैं कोई व्यक्ति, मैं करता हूँ कि यहाँ पर किसी को मृत्यु, आजीवन 2 वर्ष से ज्यादा, तो यहाँ पे जो षड्यंत्रकारी जितने भी हैं सबको समान दंड मिलेगा। लेकिन यदि अन्य अपराध, वहां पे लिखा है अन्य अपराध का आपराधिक षड्यंत्र के लिए 6 महीने की सजा, जुर्माने दोनों। अन्य अपराध का मतलब कि मान लो 2 वर्ष तक का सादा कारावास का दंडादेश है या 2 वर्ष से कम कारावास का दंडादेश है, तो वहां पर जो है तो सजा कितनी होगी? 6 महीने कारावास या दोनों। इसमें भी बहुत रेयर केस में ओटी बनता है, इनके हेडिंग में ओटी बनता है, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने आपराधिक षड्यंत्र तक की बातचीत यहाँ पर कर ली। अब चूंकि सामान्य नियम के तहत लास्ट धारा है 511 और 511 में भी कोई ऐसा ओटी ज्यादा नहीं बनता है। 511 सामान्य नियम के तहत जो मैंने सामान्य साधारण जो मैंने बताया था ना, सामान्य नियम आईपीसी के, तो आपको याद होगा चैप्टर 1 2 3 4 5 5A और 500 चैप्टर 23। तो अंतिम धारा आ जाओ 511, आईपीसी खत्म करे आगे बढ़े। तो 511 देखो, तो 511 यहाँ पे यही कहता है कि अपराध का प्रयत्न। अब आपको कल ही मैंने बताया था कि प्रयत्न का जो अपराध होता है वो 3 कैटेगरियों में होता है। तो 511 कब काम करती है? जब अपूर्ण अपराध हो। अपूर्ण मतलब कि वही है कि जैसे, अच्छा 511 में पहली बात ध्यान रखना, प्रयत्न के अपराध के प्रयत्न के लिए कारावास कितना मिलेगा? जो जिस अपराध का प्रयत्न किया गया है उस अपराध का आधा, ये ध्यान रखना, जिस अपराध का प्रयत्न किया गया उस अपराध का आधा पहला ओटी बनता है। और दूसरा ओटी इसके इलेक्ट्रेशन बनता है कि आपने संदूक तोड़ा, आपने कहीं संदूक तोड़ा, संदूक में कुछ नहीं मिला, खाली संदूक, तो भी इसको प्रयत्न माना जाएगा। आपने किसी की जेब में हाथ डाला पैसा चुराने के लिए और आप मान लो या तो चोरी नहीं कर पाए या सामने वाले की जेब में पैसा नहीं था, तो भी इसको प्रयत्न
माना जाएगा। तो ये आपका प्रयत्न के बारे में यहाँ पर बातचीत करता है, ध्यान में रखिएगा बस। तो इसमें 511 में केवल इतने बोलता है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसमें लिखा है कि आजीवन कारावास का आधा, तो आजीवन कारावास को माना जाएगा यहाँ पर 20 वर्ष का कारावास। ठीक है ना, इसको लिख लो। आजीवन कारावास को क्या माना जाएगा? 20 वर्ष कारावास। तो 20 वर्ष का आधा कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो किसी अपराध का आप प्रयत्न करते हो जिसके लिए सजा क्या है? आजीवन कारावास। तो ऐसी कंडीशन में आजीवन कारावास सजा है, तो अब वहां पर आजीवन कारावास को माना जाएगा 20 साल का कारावास, और 20 साल का जो आधा है वो वहां पर उस अपराध के प्रयत्न के लिए दिया जा सकता है। ये आपकी पर्टिकुलर धारा 511 कहती है। इसके बाद 511 में, मतलब इसमें सबसे ज्यादा ओटी बना है तो इसके एलस्ट्रेशन में ही ओटी बना है, नहीं तो कोई ओटी यहाँ पर नहीं बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से सामान्य जो सिद्धांत हैं आईपीसी के वो मैंने बता दिया। थोड़ा तेज चल रहा हूं पर समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई लोग गायब हैं अभी, आज कई लोग क्लास में नहीं है, तो 10 बजे से 12 टाइमिंग कर देता हूँ तो लोग वो हो जाते हैं, इधर उधर काम में लग जाते हैं ना, है ना। चलो, ये नहीं सोचते मैं कितना भी समय मैं चाहता हूँ छुट्टी डाल देता हूँ उसमें। मेरी सुबह इच्छा हुई एक बार